हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैनेजमेंट मंत्र बाय डॉक्टर वर्षा गुप्ता। कैसे हैं आप सब? तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पीवाईक्यूज दिसंबर 2023। जो दिसंबर 2023 मैनेजमेंट का जो पेपर है उसे हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं। ऐसे करके आपको पार्ट वाइज में क्वेश्चंस भेजती जाऊंगी। ठीक है। तो आज की जो सीरीज है इसमें जो हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो बिल्कुल डिटेल के साथ देखने वाले हैं। तो डिटेल्ड के इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपसे कंसेप्ट क्लियर है तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चंस अगर पूछा जाएगा तो आप उसके लिए तैयार रहेंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, है ना? और जैसा आप जानते हैं अगर चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और प्रीवियस जो पेपर्स हैं हमारे वो भी चैनल पर अवेलेबल है। इसके अलावा मैनेजमेंट का ऑलमोस्ट सिलेबस कवर है तो उसको आप देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर हैं वो आप देख सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने मौजूद है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ री इंजीनियरिंग अकॉर्डिंग टू माइकल हैमर? माइकल हैमर के अनुसार री इंजीनियरिंग के जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं वो कौन से हैं, वो आपसे पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपको जो है वो 5 प्रिंसिपल्स दिए गए हैं यहाँ पर। ठीक है, और आपको बताना है कि कौन कौन से जो हैं वो माइकल हैमर के अकॉर्डिंग है। तो आपको मैं बता दूं कि जो माइकल हैमर है, इन्होंने यहाँ पर ना 7 प्रिंसिपल्स दिए थे, है ना? 7 प्रिंसिपल्स दिए थे री इंजीनियरिंग के। तो अगर आपको वो 7 प्रिंसिपल्स पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं, और अगर नहीं पता है तो आपको टिपिकल हो सकता है। ठीक है। तो ये 7 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर तैयार करना। ठीक है, या आगे जो स्लाइड्स है उसमें आपको इसका आंसर मिल जाएगा वैसे तो। बट मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूंगी, जब भी आप पीवाईक्यूज करते हैं, कोई भी आप चाहे सोर्स यूज कर रहे हैं, मेरी वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं, किसी और के थ्रू कर रहे हैं, तो पहले आप स्लाइड्स को देखकर क्वेश्चन रीड करके आंसर्स को खुद मार्क कीजिए। उसके बाद फिर राइट आंसर देखिए। इससे क्या होगा कि आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी वाली जो एक तरह से प्रोसेस है वो ना और ज़्यादा इनहेंस हो जाएगी, है ना? तो उस तकनीक को यूज़ कीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा बेटर है। तो इसका आंसर क्या होगा? द राइट आंसर इज 3। इसका सही आंसर है 3, है ना? 3 इसका आंसर क्यों है? 3 यानी कि सी और ई, सी और ई जो है दे आर दी प्रिंसिपल्स अकॉर्डिंग टू माइकल हैमर। ठीक है, ये री इंजीनियरिंग के है। देखो, री इंजीनियरिंग पहले तो क्या होती है ये समझ लीजिए। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एंड इम्प्रूविंग द डिजाइन ऑफ अ प्रोडक्ट और सिस्टम। किसी भी प्रोडक्ट और सिस्टम्स में जब भी चेंज किया जाता है उसे इम्प्रूव करने के लिए, तो उसकी जो प्रोसेस होती है वो री इंजीनियरिंग के नाम से जानी जाती है। तो बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग के यहाँ पर प्रिंसिपल्स दिए थे माइकल हैमर्स ने। तो वो इन्होंने दिया था, फर्स्ट वन इज ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम नॉट टास्क, है ना? ऑर्गेनाइज अराउंड आउटकम नॉट टास्क, फर्स्ट वन। द सेकंड इज have those who use the output of process perform the process. The third one is subsums information processing work into the real work that produce the information. The fourth one is treat geographically dispersed resources as though they were centralized. The fifth one is link parallel activity instead of integrating their results, है ना? Then sixth one is put decisions points where the work is performed and the build control into the process. And the seven is capture informations once at the source. तो ये जो 7 पॉइंट्स दिए थे, इसके अनुसार अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट सब ये सम इंफॉर्मेशंस वाला एंड ट्रीट जियोग्राफिकली, ये दोनों जो प्रिंसिपल्स हैं वो इसी से लिए गए हैं। क्लियर है? चलिए, इस समय पता है रात का ना 1 बज रहा है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि दिन में कोशिश करती हूँ लेकिन गुड़िया करने नहीं देती, तो सोचा कि ना रात में आप लोगों को मतलब रात में रिकॉर्ड करके भेज दिया जाए, तो इसलिए लाइव क्लास की जगह आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ। जहाँ पॉसिबल होगा लाइव लूंगी, बट नहीं हो पाएगा तो रिकॉर्डिंग भेजूंगी कि आपके पास इंफॉर्मेशन या कंटेंट पहुँचना ज़रूरी है ना? तो इस कंटेंट को ज़रूर देखो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, जिससे कि सभी की प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। द सेकेंड वन, अच्छा एक और चीज, ये भी एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जैसे अभी अगर हमसे प्रिंसिपल पूछ लिए गए हैं तो जो माइकल हैमर्स और जेम्स चैम्पी थे, इन्होंने ना इसकी प्रोसेस भी दी हुई है। तो प्रोसेस क्या कहता है? ये प्रोसेस क्या है? बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की प्रोसेस है। तो फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई प्रोसेस फॉर रिव्यू। हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं? रिव्यू के लिए प्रोसेस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं। इसके बाद जो हमने प्रोसेस आइडेंटिफाई की है, अब हम क्या कर रहे हैं? रिव्यू प्रोसेस को एनालाइज कर रहे हैं। ठीक है, कि वो क्या है, अभी वो क्या है, करंट उसकी पोजीशन क्या है। फिर हम क्या चाहते हैं उस प्रोसेस में, टू बी प्रोसेस को हम डिजाइन कर रहे हैं कि हम क्या नया चाहते हैं। पहले हमारे पास क्या है और हम क्या नया चाहते हैं, है ना? टू बी प्रोसेस क्या है वो देखते हैं।
देन उसके बाद टेस्ट और इम्प्लीमेंट करते हैं टू बी प्रोसेस को। जो हमारी टू बी प्रोसेस है उसको हम टेस्ट और इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इस तरह से री इंजीनियरिंग की प्रोसेस वर्क करती है। ठीक है, तो ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको काम आ सकती है। सेकंड क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस ऑफ नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस ऑफ, क्या है अजम्पशंस नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के कैपिटल स्ट्रक्चर्स, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के अजम्पशंस क्या है। क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर इसके ऑप्शंस दिए गए हैं। तो अगर आपको पता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर की जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है तो अप्रोच जो है तो उसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, तो आप इसको आसानी से कर पाएंगे। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नॉर्मल से अजम्पशंस पूछे गए हैं। सो द राइट आंसर इज 4। इसका सही आंसर क्या है? 4। तो जिसमें आपका देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेब्ट रिमेन कॉन्स्टेंट एट ऑल लेवल। ठीक है, the business risk remain constant every level of debt and equity mix, and the fourth is overall cost of capital remain constant. ये 4 जो पॉइंट्स हैं दे आर द assumption of net operating income approach किसकी? कैपिटल स्ट्रक्चर की। ओके, now the third one is performance appraisal too often degenerated into a dishonest annual rituals। ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? ये आपसे पूछा गया। तो अभी ना एक चीज और है, अब जैसे परफॉर्मेंस अप्रेजल आ गया तो व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल, व्हाट आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड द परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, व्हाट आर द बेसिक मेथड्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, कौन सी मेथड कब यूज की जाती है और किस मेथड का क्या एडवांस रूप आ चुका है। जैसे कि 360 डिग्री अप्रेजल में अब 540 और 720 डिग्री आ चुके हैं, तो वो सब भी आप साथ में पढ़ते जाइए, है ना। और 2-3 डेफिनेशंस किसने दी हैं वो भी जरूर पढ़ो, कई बार पूछ लिया जाता है। या फिर कोई सडनली एक कोई जैसे ये एक छोटा सा डायलॉग आ गया है कि ये किसने दिया हुआ है, तो ये किसने दिया है? तो दिस गिवन बाय द फर्स्ट वन आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मुरलिन। ठीक है, आर्मस्ट्रॉन्ग एंड मुरलिन। तो ये देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एक स्लाइड आप लोगों के लिए लाई हूँ कि परफॉर्मेंस अप्रेजल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है, इसको भी देख लेना, इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। नाउ द फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द यूनिक फीचर्स ऑफ सर्विस। फीचर्स ऑफ सर्विस, सर्विस का यूनिक फीचर्स क्या है ये आपसे पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो रिपीटेटेड फॉर्म में कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो सर्विस आर नॉन पेरिशेबल, मतलब क्या है सर्विस? क्या है सर्विस? क्या होती है पता है ना? सर्विस जैसे होटल इंडस्ट्रीज, सैलून्स, पार्लर्स, है ना, या फिर आप जब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो ये सब आपको क्या प्रोवाइड करवाते हैं? दे प्रोवाइड यू सर्विस, है ना। ये आपको सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। आप वहां पर जाके कोई सामान परचेस नहीं कर रहे हो, आप वहां जाकर सर्विस ले रहे हो। ठीक है ना, आप वहां जाकर क्या कर रहे हो? सर्विस ले रहे हो। तो यूनिक फीचर्स हैं ये सर्विस के। तो वो क्या क्या फीचर्स हैं वो आपसे यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। ओके, सो द राइट आंसर इज 1 इज द राइट वन। ए एंड डी इज द features or unique features of service. Service are non-perishable and the service have characteristics of variability. अब इनका क्या मीनिंग है वो भी हम देख लेते हैं, और ये क्यों नहीं है। देखो, सर्विस हैव इनसेपरेबिलिटी, बट किसके साथ? प्रोडक्शन और कंजप्शन नहीं। वो पर्सन जो सर्विस को दे रहा है वो उससे इंसेपरेबल नहीं हो सकती है, उससे अलग नहीं हो सकती है। ठीक है ना, उस पर्सन से अलग नहीं हो सकती है। सर्विस हैव क्वालिटी ऑफ परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन, तो ये चीज नहीं हो सकती है यहाँ पर, क्योंकि परफेक्ट स्टैंडर्डाइजेशन की जो बात की जा रही है, क्वालिटी की जो बात की जा रही है, वो इसका फीचर्स यहाँ पर नहीं है। सर्विस आर हाईली टेंजिबल, हाउ इट्स पॉसिबल। आपको जो होटल में आपको वहां जाकर एक अच्छा फील आ रहा है कि यस, जो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स में खाना अच्छा मिल रहा है, इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट हो रहा है, तो वो टेंजिबल कैसे हो सकता है? आप उसको टच तो नहीं कर सकते ना, तो सर्विस टच नहीं कर सकते। तो ए और डी इसके राइट आंसर होंगे। सर्विस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे कि इंटेंजिबिलिटी, सर्विस कैन नॉट बी सीन, टेस्ट ऑफ इट। इनसेपरेबिलिटी, आपको ये प्रोवाइडर से अलग नहीं किया जा सकता। पेरिशेबिलिटी, सर्विस कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर लेटर यूज या सेल के लिए स्टोर नहीं कर सकते। एंड वेरिएबिलिटी, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिपेंड करता है कि कौन उसे प्रोवाइड करा रहा है, कहाँ पर प्रोवाइड करा रहा है, कैसे प्रोवाइड करा रहा है, उन सब के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो इसमें वेरिएबिलिटी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज नॉट अ मिसयूज ऑफ कमिटी, है ना। व्हाट इज नॉट अ मिसयूज ऑफ कमिटी, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ना आपको एक काम करना है कि कमिटी के बारे में तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बट कमिटी के साथ साथ टीम्स हो गया या ग्रुप्स हो गया, इन सब के बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिए।
ग्रुप्स की जो प्रोसेस होती है ना, जैसे टुकमैन का जो मॉडल था, वो टुकमैन मॉडल को आप पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो नॉट द मिसयूज ऑफ कमेटी, मतलब क्या जो है वो इसका मिसयूज नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑथोरिटी, मेंबरशिप, रिप्लेसमेंट ऑफ मैनेजर फॉर डिसीजन बियॉन्ड द पार्टिसिपेंट ऑथोरिटी, क्या जो है वो मिसयूज नहीं है। तो राइट आंसर इज 2 गाइस। इसका सही आंसर जो है वो है दिस वन। अच्छा, एक और चीज, जो यूजीसी का आंसर की है, आंसर की में इसका आंसर 1 दिया गया है, बट मुझे नहीं लगता कि वो सही है, मेरे पास इसका प्रूफ भी है। मिसयूज ऑफ कमिटी के बारे में पूछा गया है, तो मिसयूज यहाँ पर देखिए, यहाँ साफ साफ दिया गया है, कमिटी शुड नेवर बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ मैनेजर, है ना। ये कभी भी रिप्लेसमेंट ऑफ मैनेजर के लिए यूज नहीं की जाती है, और ना ही ये अनएम्प्लॉयमेंट डिसीजंस और डिसीजन बियॉन्ड द पार्टिसिपेंट अथॉरिटी के लिए यूज की जाती है। इन सब के लिए यूज नहीं की जाती है, ठीक है, इन सब के लिए यूज नहीं की जाती है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो नॉट अ मिसयूज आपसे पूछा गया है, तो ओके, नहीं, यस, इसका आंसर 1 ही आएगा। रिप्लेसमेंट ऑफ मैनेजर, ये कह रहा है मिसयूज ऑफ कमिटी, नेवर, ये बोला है नेवर रिप्लेसमेंट ऑफ कमिटी और नेवर डिसीजन बियॉन्ड द पार्टिसिपेंट ऑथोरिटी। तो अगर नेवर लगा होता तो हम कहते कि ये जो है वो मिसयूज ऑफ कमिटी है, बट यहाँ पर बोला है नॉट अ मिसयूज ऑफ कमिटी, क्योंकि यहाँ पर नेवर नहीं लगा है, इसलिए इसका आंसर जो है वो 1 हो सकता है ना। तो चलो ऐसा कर लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूजीसी जो है वो इसका आंसर, सॉरी, अकॉर्डिंग टू यूजीसी जो है वो इसका आंसर जो है वो क्या दिया गया है, यूजीसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर 1 दिया गया है, ठीक है, यस, यूजीसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर जो है वो क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो हम उसी को ही मानकर चलते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेवर यूज नहीं किया गया है, क्योंकि इस पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या है, नेवर भी यूज एज रिप्लेसमेंट ऑफ मैनेजर, है ना। नेवर अगर वर्ड यहाँ पर यूज होता तो बात अलग है। तो मिसयूज ऑफ कमिटी जो है वो रिप्लेसमेंट ऑफ मैनेजर के लिए, और डिसीजन बियॉन्ड द पार्टिसिपेंट ऑथोरिटी, ये जो दोनों पॉइंट हैं, ये पॉइंट जो है वो नॉट बोला गया है ना, तो ये वाला जो पॉइंट है दे कम्स अंडर दी मिसयूज ऑफ कमिटी। समझ में आया, नहीं आया, एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो, ये बोल रहे हैं नॉट अ मिसयूज ऑफ कमिटी, है ना, कमिटी का मिसयूज नहीं करते हैं, वो हमको बताना है। तो कमिटी यानी कि ग्रुप ऑफ मेंबर्स, तो ग्रुप ऑफ मेंबर्स जो डिसीजंस लेते हैं वो यहाँ पर कभी भी नेवर नेवर रिप्लेसमेंट ऑफ मैनेजर, मैनेजर का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं कर सकते हैं, और ना ही पार्टिसिपेंट अथॉरिटी के डिसीजंस के बिना कोई डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मिसयूज, है ना। अब ये बोल रहे हैं नॉट अ मिसयूज, क्योंकि यहाँ नेवर नहीं लगा है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट जो है ये मिसयूज ऑफ कमिटी में आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इसका आंसर हम यहाँ पर सी और डी बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू यूजीसी जो है वो, आई थिंक, मुझे लगता है इसी पर्पज को सोचते हुए उन्होंने यहाँ पर ए आंसर दिया है। और अगर इस तरह से हम नहीं सोचते तो आई थिंक इसका आंसर फिर बी होता, ए और बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये पढ़ लीजिएगा, क्या क्या डिसएडवांटेज है वो भी इंपॉर्टेंट है। नाउ द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू फर्म्स, 6 कह रहा है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल रिफर्स टू फर्म। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो ये बताता है ए, ठीक है, दैट इज द टोटल करंट एसेट्स। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल किसको बताता है, टोटल करंट एसेट्स, जितने भी एसेट्स आपकी कंपनी में यूज हो रहे हैं उसको बताता है ये। तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज द सम टोटल ऑफ ऑल द करंट एसेट्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है, कितने भी क्या है करंट एसेट जो है उनको ये बताता है, ओके। वेर एज नेट वर्किंग कैपिटल किसको बताता है, नेट वर्किंग कैपिटल डिफरेंस बताता है करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज के बीच में। करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, अगर एक हमसे पूछा गया है तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम पर ये पूछ लिया जाए। तो इस तरह से अपनी तैयारी को करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्ट अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी। इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियोस तो अवेलेबल है ही है, बट इसके ऊपर एक मैं शॉर्ट वीडियो भी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ, जिसमें आप लोगों को इजीली क्विक रिवीजन के लिए नोट्स मैं दूंगी यहाँ पर, थ्योरीज के नाम और उसके
इम्पोर्टेंट फीचर्स के साथ में, तो वो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग देख लेते हैं कि क्या चीज़ है और क्या होना हो सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, इनको आप पढ़ के देखो और फिर बताओ कि इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी के लिए कौन सा जो है वो करेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो मैं हमेशा से कहती हूँ वीडियो को, क्वेश्चन जैसे आए वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को रीड करो और आंसर खुद निकालो, उसके बाद फिर आंसर देखो। ठीक है, तो राइट आंसर इज 4, इसका सही आंसर है 4। जो करेक्ट है वो है आपका बी, द कंट्री ऑफ प्रैक्टिस नियो mercantilism attempt to run export surplus, achieve the social and political objectives. And the D, according to the theory of competitive advantage gained from the trade will occur even in a country that has absolute advantage in all the products, because country must give up the less efficient output to produce more efficient output. ये जो दोनों पॉइंट्स दिए गए ना थ्योरी के, करेक्ट पॉइंट है, और ये वाले जो है ये गलत है। ध्यान से देखो, मर्केंटिलिज्म थ्योरी जो है वो गोल्ड के ऊपर बताती है और ये एक्सपोर्ट को बता रहे हैं, तो ये गलत होगी ना। इसी तरह से ये जो है यहाँ पर कॉम्पिटेटिव एडवांटेज लिया गया, बल्कि ये कॉम्पिटेटिव एडवांटेज को नहीं बताता है, ये उन्हीं के पास क्या क्या चीज़ अवेलेबल है उसको लेकर बताता है। तो इसलिए बी और डी जो है वो आपका राइट होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कोशिश करूंगी कल ही उसका जो शॉर्ट है वो भेज दूं, तो आप लोगों को आसानी होगी अपनी प्रिपरेशन के लिए। नाउ द नेक्स्ट वन, 8 नंबर क्वेश्चन, मेकिंग अ ब्रांड मीनिंगफुल पार्ट ऑफ कंज्यूमर conversation and likes by fostering direct and continuous customer involvement in shaping the brand conversation experience and community. Above descriptions pertain to which of the following concept? किस कंसेप्ट के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है? ब्रांड को मीनिंगफुल बताया गया है कंज्यूमर के कन्वर्सेशंस के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पर ये बताया गया है कि लाइक कन्वर्सेशंस में ही उसको बताया गया कि ये ब्रांड कितना मीनिंगफुल है, जिससे कि कस्टमर का कंटिन्यू इन्वॉल्वमेंट रहे और वो ब्रांड को और ज़्यादा समझे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा उससे बात की जा रही है, उस ब्रांड से जुड़ी हुई चीज़ों को बताया जा रहा है। इस तरह का जो डिस्क्रिप्शन बताया जा रहा है वो किस कंसेप्ट में बताया जाता है, ये आपसे पूछा गया। तो द राइट आंसर इज 4 गाइज, कस्टमर एंगेजमेंट मार्केटिंग है ये, जिसमें हम कस्टमर्स को कन्वर्सेशन के थ्रू रोक रहे हैं, उन्हें इन्वॉल्व करा रहे हैं उस पर्टिकुलर ब्रांड के लिए, उसको बता रहे हैं। इसी तरह से कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग सॉरी, कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग कौन सी होती है? जो वर्ड ऑफ माउथ वाली मार्केटिंग होती है उसको कहा जाता है। ये बहुत ही एक तरह से गेम चेंजर होती है ये मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि कोई कंपनी जिसको कोई भी नहीं जानता, लेकिन 4 कस्टमर्स ने उसको यूज़ किया और उन्हें काफ़ी अच्छा लगा उसका प्रोडक्ट, तो उन्होंने वर्ड माउथ जो है, वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कि यार उसको यूज़ करो, वो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तुमको बहुत हेल्प मिलेगी। ऐसे करते-करते उसकी जो ब्रांड है वो काफ़ी हद तक आगे बढ़ जाता है। तो कस्टमर जनरेटेड मार्केटिंग बेस्ट होती है ना? तो एक ये वो हो गया। बाकी सोसाइटी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये कहता है कि मार्केटिंग को, जब मार्केट हो रहा है ना, तो मार्केटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कस्टमर के साथ साथ सोसाइटी का भी ध्यान रखे। तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एज कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज सप्लीमेंटेड बाय द सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर अब जो है वो ज़्यादा अच्छा हो गया है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या कहता है? ये एक तरह का सॉफ्टवेयर हो सकता है या एक पूरा टेक्नोलॉजी है जो मैनेज करता है कंपनी के रिलेशनशिप को, इंटरेक्शंस को कस्टमर्स के साथ में और उनके पोटेंशियल कस्टमर्स के साथ में, जिससे कि उनके साथ वो जुड़े रहे लॉन्ग टर्म्स के लिए। अब आ जाओ 9 क्वेश्चन, कंज्यूमर्स हु आर ओपन टू न्यू आइडिया एंड आर अमंग द फर्स्ट टू ट्राई द न्यू प्रोडक्ट सर्विसेज एंड द प्रैक्टिसेस आर कॉल्ड। ये तो बहुत ही सिंपल है, बता सकते हो, है ना? कंज्यूमर who are open the new idea, जो न्यू आइडिया को ओपन करता है, फर्स्ट टू ट्राई द न्यू प्रोडक्ट सर्विस प्रैक्टिसेस, जो नया कुछ ट्राई करता है उसको क्या कहोगे? तो ही इज कॉल्ड एज अ थर्ड वन इज इनोवेटर। नाउ व्हाट इज डॉगमेटिक एंड व्हाट इज लेजार्डस, व्हाट इज अर्ली मैच्योरिटी? तो इसको आप लोग खुद आइडेंटिफाई करोगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अर्ली मैच्योरिटी। नाउ डॉगमेटिक एंड लेजर्ड का मतलब मैं आपको बता रही हूँ। तो डॉगमेटिक का मतलब होता है टू फॉलो अ सेट ऑफ रूल। ऐसे लोग जो एक सेट ऑफ रूल को
फॉलो करते हैं, नो मैटर व्हाट, क्या है क्या नहीं है, वो उसको ही फॉलो करेंगे। ये बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं, है ना? और ये एक तरह के ऐसे पीपल्स होते हैं जो कभी भी अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं और ना ही आप इनकी थिंकिंग चेंज करा सकते हो किसी भी तरीके से। ये जो सोचते हैं, ये जो चाहते हैं, ये वही करते हैं, ठीक है ना? जो इन्होंने सोचा है, इनके जो रूल्स हैं, ये उन्हीं को फॉलो करते हैं, ये चेंज नहीं होते। तो दैट इज़ द डॉगमेटिक। एक होते हैं लिज़ार्ड। ये कैसे होते हैं? ये पर्सन्स होते हैं जो कि स्लो प्रोसेस वाले होते हैं और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन से नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो नेशंस में फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं। आपके पास ऑलरेडी वीडियो है, हमने इसका जो पीडीएफ है वीडियो का, वो उस पर भी दिया हुआ है, टेलीग्राम पर भी दिया हुआ है रिगार्डिंग द नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो भी आप लोग देख सकते हो। तो कौन कौन से ऐसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, उनके बारे में आपसे पूछा गया है। एक लिस्ट बना लो इसकी और उसको थोड़ा सा पढ़ लो, कौन से फाइनेंशियल नेशनल लेवल पे है, कौन से स्टेट लेवल पे है, कौन से इंटरनेशनल लेवल पर है, तो वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। द राइट आंसर इज 3 गाइस। इसका सही आंसर है 3। सॉरी। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, द स्टेट इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एंड स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये सारे के सारे जो हैं ये नेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्योंकि यहाँ पर नाम मेंशन है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये यूनाइटेड नेशन वाली बात आ गई, तो नेशनल लेवल पर नहीं है ये, है ना? तो ये जो है ये नेशनल लेवल्स के होंगे। तो ए बी सी और ई इज द राइट वन, यानी कि थर्ड आपका राइट आंसर है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। ये हमने डिटेल्ड एनालिसिस करके क्वेश्चंस आपके सामने लेकर आई हूँ। वीडियो पसंद आए तो मुझको ना एक बार लाइक ज़रूर करना और साथ ही साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। और अगर ये पैटर्न आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में भी मुझे ज़रूर बताना कि यस मैम, हमें समझ में आया है कि आप क्या चाह रहे हो, लाइक किस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व करो, उसकी प्रोसेस आपको समझ में आई है तो वो मुझे ज़रूर बताना, है ना? चलिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जॉइन द टेलीग्राम फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ क्लास एंड ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट। पूरी कोशिश रहेगी कि कल नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस आपके सामने आए और इस तरह से पूरा पेपर हम लोग सॉल्व कर लें इसका। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, टेक केयर।